हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक, एमपीएसआई, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। और सेकेंडरी उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये सीरीज़ कैसे इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। पहले देखिए, आइए समझते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए एसएससी है या बैंक है या आपका एनडीए है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो इसमें बच्चों दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखें, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम देखें, उसमें आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी, अनसीन पैसेज और ये अनसीन पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट और आपका क्लोज टेस्ट हालांकि हर एग्जाम में नहीं आता है, क्लोज टेस्ट, लेकिन ये दो चीज़ें आपको हर एग्जाम में मिलेंगी। आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। अभी मैंने एनडीए की जो सीरीज़ बनाई थी उसमें भी आप देख लीजिए, अभी जो 3 सितंबर को हुआ है, कुछ ही दिन पहले हुआ है, एनडीए का और एसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट आजकल हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इनको सीखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कंपटीशन की तैयारी जनरली कौन से स्टूडेंट्स करते हैं? कंपटीशन की तैयारी जनरली वो स्टूडेंट्स करते हैं जो स्टेट बोर्ड के होते हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, बोर्ड के स्टूडेंट। और सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली बैंकिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रामर का भी पोर्शन आता है। ग्रामर की सीरीज़ मेरी अलग चल रही है, उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब ये हमारे ग्रामर का पोर्शन कंपटीशन में धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आ रहा है आपका वोकैबुलरी और ये वाला पोर्शन जरूर आ रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि आपकी इंग्लिश पर कमांड कितनी है। वो ग्रामर में आपको एक्सपर्ट नहीं देखना चाहता कि आपकी ग्रामर पर कितनी अच्छी कमांड है, वो ये देखना नहीं चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आपकी इंग्लिश में समझ कितनी है, कितना आप किसी सेंटेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट एग्जाम में दिए जाते हैं और क्लोज टेस्ट भी उसमें दिए जाते हैं। ये दो तो हर एग्जाम में आते हैं। ये क्लोज टेस्ट आपके एसएससी और बैंक में तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन ये हर एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन ये आपके दो हर एग्जाम में आते हैं। अभी एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ है, पटवारी में इंग्लिश कभी नहीं आती थी, लेकिन इस बार पहली बार आई, उसमें भी ये चीज़ें दी हुई थी, अनसीन पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल हर बार बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इन पर भी फोकस करना है, और ये मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब आती है बात यहाँ पर इनको सॉल्व करने की। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो अनसीन पैसेज एक तो वो होते थे कि स्कूल वाले में, जैसे आपने देखा होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि टीचर बता देते भी हैं, और ऐसा शायद हो भी जाता है कि कोई भी अनसीन पैसेज दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ड जो क्वेश्चन का मिल गया पैसेज में, वहीं से आंसर शुरू हो जाता है और जहाँ फुल स्टॉप आ जाता है वहीं आंसर खत्म हो जाता है। तो कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट अनसीन पैसेज के बिल्कुल लास्ट में मिले, ये भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए अनसीन पैसेज को जब तक हम हिंदी में नहीं उसका मीनिंग समझ पाएंगे, वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो उसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि अनसीन पैसेज को हमें समझना पड़ेगा, यानी कि पूरा थॉरोली वो उसमें वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी थीम क्या है, पूरा हमें समझना पड़ेगा, तब हम उसके क्वेश्चन आंसर ढूंढ पाएंगे। अगर हमें वो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन उसने लिख दिया, आप क्वेश्चन वो क्या कह रहा है आपकी अगर यही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आंसर कैसे ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ आती है इसको समझने की। सेकेंड है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट से शायद बच्चे समझ गए होंगे आप, PQRS से मतलब है मेरा, ठीक है ना, PQRS। अब इसमें भी वही चीज़ होती है। PQRS में मतलब क्या होता है, सेंटेंस को अरेंज करना होता है। जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि इन चारों का हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, तब तक हम इनको कैसे अरेंज कर पाएंगे। और इसमें कुछ वीडियो पड़े हुए हैं भाई यूट्यूब पर, इनकी ट्रिक वगैरह होती है, पता नहीं भैया ट्रिक वगैरह मुझे नहीं मालूम कैसी होती हैं,
है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब इनका सीधा एक ही फंडा होता है समझने का, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, तब आप उसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे, वरना इंग्लिश में ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, सीधी बात तो ये है। और अगर ट्रिक वगैरह कुछ होती भी है ना, अगर एक हाथ क्लोज टेस्ट में काम कर जाएंगी, वो सेंटेंस अरेंजमेंट काम कर जाएंगी, तो उसके लिए भी हमें बहुत अच्छी सी कमांड होनी चाहिए, तब हम वो ट्रिक काम कर पाएंगे। वैसे तो ट्रिक कुछ होती ही नहीं है ना, भगवान जाने कैसे ट्रिक व्रिक से होती है। क्लोज टेस्ट तो फिर बहुत ही ऊपर की चीज़ हो गई, इन दोनों के भी ऊपर की चीज़ हो गई। इसके लिए तो आपकी ग्रामर भी कमांड होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको क्लोज टेस्ट आ गया तो फिर इंग्लिश में कुछ बचता ही नहीं है। तो क्लोज टेस्ट इन दोनों के ऊपर की सीरीज होती है, तो बैंकिंग एसएससी में इसीलिए ये क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, अब आती है बात इनको करने की, सेंटेंस को समझने के लिए। इसको समझने के लिए चाहे वो अनसीन पैसेज हो या सेंटेंस अरेंजमेंट हो, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों ट्रांसलेशन की। सेंटेंस में ट्रांसलेशंस करना नहीं आता बच्चे को, यानी कि ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी। आपको पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश में, अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप छोड़ दीजिए, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, आप उसका आंसर नहीं लगा पाएंगे, सीधी सीधी बात। क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर है, वो चीज़ें अब नहीं आती कि ट्रिकों से ये सब चीज़ हो रहा है, खत्म है ना। तो ट्रिक व्रिक वाले चक्कर में ना रहें। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, तो ट्रिक व्रिक वाले जो भी आज कुछ बच्चों का डेमो है, ट्रिक वाली यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वो जा सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा थॉरोली इसको समझाऊंगा, समझ लीजिए। बेशक समय लगेगा इसमें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। और जब तक ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, आप इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए आप, अभी कोई सा भी ग्रामर का लेवल कम होता जा रहा है। कितने क्वेश्चन आते हैं अभी, जो 3 तारीख को 5-7 दिन पहले एनडीए का पेपर हुआ है 3 तारीख को, उसमें आप देखो केवल 10 एरर फाइंडिंग आई है, बाकी के 40 नंबर पूरा आपका वोकैब और इन्हीं पर डिपेंड है, अनसीन पैसेज पर। ठीक है, तो आपको वोकैब और वोकैब वगैरह सब आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो करिए, आप अपनी एक्स्ट्रा करिए, उसी से फिर ये आपको ट्रांसलेशंस करना आ जाएगा, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये चीज़ अगर नहीं आ रही आपको, ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप ग्रामर कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लो, कितनी भी अच्छी कर लो, कितने कर पाओगे? 10 में से 10 क्वेश्चन कर लोगे, बस पूरे सही कर लोगे। बाकी के 40 क्वेश्चन का क्या करोगे? उसके लिए भी तो हमें कुछ करना है ना, तो हम उसके साथ साथ इस पर भी फोकस कर रहे हैं बाद से। ठीक है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है बच्चे को ट्रांसलेशन की, कि सर हमें इसका ट्रांसलेशन ही करना नहीं आ रहा है। तो एक तो ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन सीरीज है। इसमें मैं ट्रांसलेशन ही सिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग फील हो कि ये क्या सिखा रहे हैं सर, नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आती होगी। लेकिन मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से लेकर चलूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, ट्रांसलेशंस आपको आना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, उनके लिए ये सीरीज क्यों ज़रूरी है ट्रांसलेशंस की। अब फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, and why is this series important for those students who are interested for spoken English? They are interested in learning spoken English. If you want to learn how to speak in English, so this series becomes important for you, because if you are not able to translate from Hindi into English or English into Hindi, and I don't think so that कि आप उसको बिना ट्रांसलेशंस के सीख पाओगे। और जैसे कि मैंने देखा है YouTube पे कई वीडियो पड़े हुए हैं कि 100 सेंटेंस डेली सेंटेंस बोले जाने वाले सेंटेंस, और ये वाले वर्ड याद कर लीजिए, इंग्लिश आ जाएगी। कुछ नहीं होता बच्चों, जस्ट यू आर बीइंग केप्ट इन द डार्कनेस। इफ़ यू वांट टू कीप अवे ऑल फ्रॉम दीज थिंग्स देन यू हैड बेटर टेक प्रैक्टिस एवरी डे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, कोई सेंटेंस नहीं होता। अब ट्रिक में जैसे आपने सेंटेंस उसमें देख लिया, यहाँ हो की इंग्लिश हो गई कम यार, आपने ये याद कर ली। अब पता चला कि सामने वाले ने कह दिया वहाँ जाओ, तो क्या करोगे? वहाँ जाकर कहोगे कम यार? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ही आपको। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो गई, ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये जो सीरीज़ है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उनको भी ट्रांसलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये मैंने आपको इतना बता दिया है
कि ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि इसको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, है ना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स में हैव सम प्रॉब्लम्स कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो वी आर, आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड बी टॉट समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हों, है ना। मैं बिल्कुल इज, आर, एम, वॉज, वर कहाँ यूज़ होते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको एक मैं चीज़ें बता देता हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, ठीक है। ये वैसे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉडल्स वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, वर्ब वाला, ठीक है। तो शुड, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले शुड आप इस तरह से लिखें, शुड एक मॉडल होता है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के साथ इंग्लिश में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश में एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो शुड नॉट कर देंगे, वर्ब वही रहेगी हमारी। इंटरोगेटिव जो क्या से स्टार्ट होता है बच्चों, क्या से, तो उसमें हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब शुड पहले लगानी है, फिर सब्जेक्ट वही, और नॉट अगर दिया हुआ है तो, और फोर्थ वाले में क्वेश्चंस वर्ड आएगा आपका, क्वेश्चंस वर्ड, उसके बाद आपका शुड, यानी थर्ड वाला फॉर्मेट आपको पूरा लिखना है। नॉट में ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर दिया होगा तो नॉट आएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। शुड का हिंदी मतलब हुआ है चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में चाहिए आता है, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी अलग होती है, कंपटीशन की इंग्लिश थोड़ी अलग होती है। अब जैसे शुड यानी भी चाहिए होता है, मस्ट यानी भी चाहिए होता है, आउट टू यानी भी चाहिए होता है, लेकिन कंपटीशन में ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये अपनी बेसिक क्लास है, ट्रांसलेशंस की क्लास है, तो अभी अपन इसे समझ रहे हैं। और बाकी की जो कंपटीशन का मैंने इसके पे वैसे वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। वरना शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज़ करते हैं हम किसी को एडवाइस करना, किसी को सलाह देना, किसी को परामर्श देना, उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। हिंदी के सेंटेंस में क्या आना चाहिए, लास्ट में चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, आपको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लास्ट में चाहिए आ रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो बस नहीं लग जाएगा, हिंदी में नहीं वर्ड लग जाएगा। इंग्लिश में एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है, ठीक। आपको बात नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट हो जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट को समझ, पहले एक एक करके समझते हैं अपन, है ना, जल्दबाजी ना करें अपन, एक एक करके अपन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल लिखा, हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ इस तरह से सेंटेंस है, हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। ये देखिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा बच्चों ये चाहिए वर्ड, ये रहा, हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो ये वाला फॉर्मेट। अगर ये होता हमें रोज एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हो गया, तो ये वाला फॉर्मेट, सिर्फ शुड नॉट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अभी नॉट नहीं है, तो ऊपर वाला वी शुड, हाँ बिल्कुल सभी के साथ शुड आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, मॉडल है भाई, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको शुड का यूज करना है, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करना, अब एक्सरसाइज एक नाउन भी और एडजेक्टिव भी है, या तो इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज कर लो या टेक एक्सरसाइज कर लो। वी शुड एक्सरसाइज डेली, या टेक भी लगा सकते हैं, तो फिर ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तुम्हें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए तो यू हो जाएगा, यू शुड एक्सरसाइज डेली। उसे रोज एक्सरसाइज करना चाहिए तो ये हो जाएगा ही शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक। अब इसी को नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या कर देंगे, हमें रोज एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लगा दिया, बस हिंदी में नहीं लग जाएगा तो इंग्लिश में भी कुछ नहीं करते। शुड यहाँ पर क्या है, एक मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो बस हमें यहाँ नॉट लगा देना,
बाकी वर्ब तो है ही वही फर्स्ट फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना है। वी शुड नॉट एक्सरसाइज डेली। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो ये हो गए आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है और ये इंटरोगेटिव सेकंड है। अब इंटरोगेटिव हम फर्स्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं, जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका जवाब हाँ या ना होता है। जैसे मैंने पूछा क्या आपका नाम राहुल है, हाँ ना, हाँ या ना में होते हैं जो इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं, और ये हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, पहचान तो वही है, चाहिए, यहाँ पर चाहिए आना चाहिए सभी में लास्ट में। जैसे क्या मुझे साइंस पढ़ाना चाहिए? क्या मुझे साइंस पढ़ाना चाहिए? साइंस लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, क्या मुझे साइंस पढ़ाना चाहिए? तो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। जो बच्चे गलतियां करते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। लेकिन क्या की इंग्लिश उसमें वर्ड नहीं बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में हम कर रहे हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, तो उसको हम पहले लिख देते हैं। बस क्या की जगह पर उसको लिख देते हैं। आप समझ लो क्या की इंग्लिश बन गई। क्या मुझे साइंस पढ़ाना चाहिए, तो शुड आई, ये वाला फॉर्मेट हो गया, शुड आई। ठीक है, उसके बाद है नॉट। नॉट इसमें दिया हो तब होगा जब इसमें नहीं शब्द दिया होगा। क्या मुझे साइंस नहीं पढ़ाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे शुड नॉट हो जाता, ओ सॉरी शुड आई नॉट हो जाता, शुड आई नॉट हो जाता। लेकिन अभी नहीं दिया तो हम भी स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब। वर्ब कहाँ होती है, ये चाहिए कि बगल से दी होगी वर्ब। पढ़ाना की हो गई टीच, ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या और किसको से प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, साइंस, शुड आई टीच साइंस, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया समझ में इतना? अब इसमें जैसे अगर नॉट भी दिया होता सर तो फिर क्या करते हम, तो उसको भी देख लो। अब क्या मुझे साइंस नहीं पढ़ाना चाहिए, वो वर्ड फिर कुछ इस तरह से होता। तो ध्यान से समझना, ये नॉट दो जगह यूज हो जाता है। एक तो यही सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। शुड आई नॉट, ये हो गया एक तो। शुड आई नॉट टीच साइंस, ये हो गया। ठीक है, इस नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नॉट को इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म में शुड नॉट नहीं कर सकते। नॉट को जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा शुडंट, इस तरह से। यहां से नॉट हटा और ये एंटी शुड का, शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा। शुडंट आई टीच साइंस, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या तो आप शुड आई नॉट बोले या शुडंट आई बोले, एक ही बात है। लेकिन ये तब करना जब सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हो। पता चला कि उसमें नहीं लिखा ही नहीं है और आप शुडंट, शुड की जगह शुडंट लिए घूम रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो शुडंट आई टीच साइंस, अब इसमें से मैंने नहीं हटा दिया है तो आप भी नॉट हटाएं, फिर वो इस तरह से हो जाएगा। फिर आ रही है बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वेरी गुड। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव सेकंड पर। यह है क्यूडब्ल्यू। क्यूडब्ल्यू से मतलब है यहाँ पर क्वेश्चंस वर्ड, यानी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, WH वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा WH से ही स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं, तमाम नाम है इनके। ठीक है, तो ये अब इतने तो मीनिंग मालूम होना चाहिए भाई, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन सी। इनकी इंग्लिश आई होप कि सबको मालूम होगी, नहीं है तो ये याद करने वाला है, बेसिक से आप कर लें, है ना। 5-7 वर्ड होते हैं, आप याद कर लें उसको। तो अब आते हैं इंटरोगेटिव सेकंड पे। इंटरोगेटिव सेकंड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका जवाब हमेशा हाँ या ना होता है। अब इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, ये कभी भी क्या से स्टार्ट नहीं होते, इनके हिंदी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस वर्ड। ये क्वेश्चंस वर्ड जो होते हैं, जिन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं, वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आएंगे इस तरह से। जैसे मैंने बोला, हमें रोज़ एक्सरसाइज कहाँ करनी चाहिए, हमें रोज़ एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। ये भी तो मैं आपसे इंटरोगेटिव कर रहा हूँ, मतलब इंटरोगेट कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ।
है ना। तो ये क्वेश्चंस वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आएंगे। हमें रोज एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, हमें रोज एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, हमें रोज एक्सरसाइज कहाँ करना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है क्वेश्चंस वर्ड, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे साइंस किसको पढ़ाना चाहिए, यह भी इंटरोगेटिव हुआ। मुझे साइंस क्यों पढ़ाना चाहिए, यह भी इंटरोगेटिव सेकंड हुआ। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बता देता हूँ, वो फिर ज़्यादा सही रहेगा, है, क्लियरिटी आएगी इससे। क्वेश्चंस वर्ड जब भी आएंगे आपके हिंदी सेंटेंस में तो वो कुछ इस तरह से करें, जैसे मैंने लिखा, अब हम का हटा देते हैं, उसे कर देते हैं, उसे रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ये है, याद रखिए, ये चाहिए, ये पहचान तो चारों में ही रहेगी, है ना, चारों में ही रहेगी। अब देखिए, उसे रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए, ये क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा, बीच में आ रहा है ना। उसे रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए, प्रश्न कर रहा हूं ना ये भी मैं आपसे कि उसे रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, अब ये क्यों है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई, उसके बाद शुड, वाई शुड, उसे। अब देखो यहां पर रुक जाओ, उसे से मतलब है जैसे कि अभी इस वाले सेंटेंस में जेंडर क्लियर नहीं है, वो मेल है फीमेल है कौन है क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप ये सेंटेंस किसी से पूछ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा वो ही है या शी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा दें। ठीक है, जब भी हमें किसी जेंडर को पता नहीं होता तो हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं जनरली। वाई शुड ही, ओ वाई शुड ही। उसके बाद है नॉट, नॉट कब आता है, जब इसमें नहीं दिया हो, अभी नहीं दिया नहीं है इसलिए हम भी स्किप कर देंगे। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ होती है, चाहिए के बगल से, जाना, वाई शुड ही गो। ठीक है, अभी गो के बाद अक्सर टू आता है, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन गो के बाद टू तब आता है, गो यानी क्या होता है, जाना। जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे इस जगह का नाम दिया हुआ है मंदिर, है ना, तो आपको टू लगा देना है। वाई शुड ही गो टू टेम्पल। लेकिन बच्चों एक याद रखना, उसे घर जाना चाहिए तो फिर गो टू होम नहीं करेंगे, ठीक है ना, होम से पहले नहीं करते, लेकिन होम के पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाए तो टू करते। खैर छोड़ो, ये ग्रामर में घुस गया मैं फिर से, है ना, आदत से मजबूर हूँ मैं, क्या करूँ। वाई शुड ही गो टू टेम्पल, रोज है तो रोज की, डेली, एवरीडे, कुछ भी लगा दें आप। वाई शुड ही गो टू टेम्पल डेली, इज दैट क्लियर? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग मी व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टीच यू। ठीक है, इस फॉर्मेट से चलिए। शुड आ गया होगा आपको, मुझे लगता है ऐसा है कि आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर, जो द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, remember, let me tell you frankly, those students who are preparing for competition, banking, SSC, MPSI and other one day examination, they have to take writing practice of should का use suggestions, advice के लिए करते हैं, और वो इसके जितने भी example होते हैं उनको करने की कोशिश करें। But for those who are interested for learning how to speak in English, they have to speak in English. They have not to write. If could be possible, they can write a few sentences in Hindi, just like me, what I have written in these sentences. उसे रोज मंदिर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, something like that. They can write in Hindi and they have to take oral practice. Oral practice is highly essential. Without oral practice, dear, you take it for granted, you won't be able to learn English. If you really want to learn how to speak in English, you will have to take practice, oral practice, from the first day. From the first day onwards, you have to start your speaking English. You have to just ignore everything. You have to think in your mind. You have to use only should in your sentences. Should, only should. Should को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हमने जो सीखा है वही, एक बार में ही सारी चीज़ें सीखने की कोशिश ना करें। शुड पर PhD करने की ज़रूरत नहीं है, हमें विद्वान नहीं बनना है हमें। वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड वी हैव टू कमांड हाउ टू यूज़ शुड, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। ठीक है ना। अब आती है बात कि सर हमें समझ में नहीं आता कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। नाउ am I right? Here the question comes, sir, how can we take practice of should?
if we are not able to make the sentences in Hindi, and if we don't make Hindi sentences, then how will we take oral practice? And oral practice can be taken by writing Hindi sentences. First you have to write Hindi sentences in Hindi sentences, because that also you have to understand. should, आपको यहाँ पर चाहिए वर्ड आना चाहिए, ये भी तो समझना है ना आपको। तो पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल से वो केवल 3 मीनिंग, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे, सो वी हैव टू इनिशिएटिव फास्ट, वी हैव नॉट टू गो फास्ट, वी हैव नॉट टू गो रैपिडली, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, रिमेंबर। तो आपको सिर्फ 3 वर्ड मीनिंग्स, कोई भी वर्ब, सॉरी मैं वर्ड मीनिंग्स बोल रहा हूँ, कोई भी वर्ब कौन सी, जो आपको आती हो, जैसे गो यानी जाना, लगभग सबको आता है, तो आपको ये ऐसी ही 3 वर्ब यूज़ कर लीजिए आप, गो यूज़ कर लें, कम यूज़ कर लें, और भी टीच यानी पढ़ाना, सिंपल सी वर्ब, वो जो आपको आती हो। फिर आपको इनके हिंदी सेंटेंसेस बनाना है एक साइड। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने कहा ना ट्रिक व्रिक मैं नहीं दे पाता, मुझे मालूम ही नहीं है ट्रिक होती क्या है। मैं इतना साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए इंग्लिश, 8-10 साल हो गया, लेकिन आज तक ट्रिक नहीं मिली। जिस दिन मिल जाएंगी मैं बता दूंगा। ना मेरे पास कोई वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन नहीं कि उल्टा ले ठोक दूंगा सुबह तक इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है। तो मैं जो बस मुझे जो लगता है अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस में, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है इससे डेफिनेटली इंग्लिश आ ही जाती है, क्योंकि कई मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसी ट्रिक से आ गई है, ये सॉरी ट्रिक बोल गया मैं भी इस पैटर्न से आ गई है। तो आपको भी यही करना है, पहले हिंदी में सेंटेंस लिखें जितने आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड एल्सवेयर, एंड तो आप बेहतर होगा कि हिंदी में जितने ज़्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं, मिनिमम आप ज़्यादा नहीं तो 50 एग्जाम्पल्स इज इनफ। आई थिंक 50 examples should be written in a day, and first you have to write 50 examples in Hindi and then translate from Hindi into English, and after completing 40 examples out of 50, and after 40 examples you will find that there will be a sea change in you, and you will find that you have learned the proper use of should, and you are able to translate from Hindi into English easily, and you are translating very fast, you can do it very easily। 41 से 50 वाले में आप देखना आपकी बॉल पेन स्पीड से चलने लगेगी, क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ सेट हो चुका होगा, ठीक है। 50 एग्जाम्पल्स आपने हिंदी में लिखे, फिर 50 एग्जाम्पल्स आपको इंग्लिश में आपने कर लिए। एट द सेम वेरी टाइम यू हैव टू टेक ऑरल प्रैक्टिस एट द सेम टाइम, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एट द सेम टाइम you have to take oral practice, and you have to put your hand on English sentences, and you have to see those Hindi sentences which you have written yourself and translate in speaking. Try to speak those sentences. जैसे आपने हिंदी में लिखा है मुझे जाना चाहिए, तो आपने बनाया होगा I should go, ठीक है, I should go। आप मैच करते जाएं, फिर ऐसे आप इधर हिंदी में देखते जाएं और आप उसकी oral practice करते जाएं। 50 examples dear, if you start just only from 50 examples, first you have written and you have spoken those sentences, so you just take it for granted you have taken first step for learning how to speak in English। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आपको ऑरल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइटिंग भी करिए, ऑरल प्रैक्टिस भी करिए। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन वो कहते हैं ना जो चीज़ बोरिंग होती है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑरल प्रैक्टिस करें। मैं इसको बस इतना सा ही बताना चाहूँगा आज, छोटी सी चीज़ है ये स्पीकिंग के लिए। और जो स्टूडेंट्स बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिसको बिल्कुल बेसिक से नहीं मालूम है ये चीज़, उनके लिए शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो अभी ये वाली वीडियो। हालांकि उसमें शुड है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये शुड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है मैंने। वीडियो ये छोटा ही बनाऊँगा, ठीक है। और क्लास का टाइम भी हो गया है मेरी, आई होप, क्योंकि 10 बजे से मेरी दूसरी क्लास है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।